तो भाई लोग, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट के लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं इन्फिनाइट एवोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो का पार्ट 6। तो पिछले पार्ट में हमने ये देखा कि क्वीन नहान स्टेज पे जाने के कुछ ही मिनट पहले ही अपने पूरे कपड़े गीले कर देती है और वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है। और अब आगे हम देखते हैं कि हमारी क्वीन नहान ये सब देख के बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो हमारे एमसी से कहती है बस कुछ ही मिनटों बाद मेरी और चूशिंग की परफॉर्मेंस है और अब मेरे साथ ये हो गया। इस परफॉर्मेंस के लिए मैंने और चूशिन ने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया था और अब जब टाइम आया तो मैं अपने कपड़े गीले करके बैठी हूँ। चूशिन मुझसे पक्का नफरत करेगी। और हमारा एमसी क्वीन नहान को समझाते हुए बोलता है कि जितना तुम रोओगी तुम्हारा मेकअप उतना ही खराब होगा, तो इसलिए रोना बंद करो। और हमारी क्वीन नहान बोलती कि आखिर मैं अब क्या करूंगी। और तभी हमारे एमसी की नजर खिड़की के पर्दे पे पड़ती है और तुरंत हमारे एमसी को एक आइडिया आता है। वो जल्दी से जाके ड्रॉअर से कैंची निकालता है और हम देखते कि हमारे एमसी उस पर्दे से बस कुछ ही मिनटों में एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ड्रेस बना देता है। मानना पड़ेगा लड़के में टैलेंट तो है। वो तुरंत उस ड्रेस को हमारी क्वीन नहान के पास लाता है और बोलता है कि जल्दी से जाके बाथरूम में चेंज कर लो। और हमारी क्वीन नहान बोलती कि कोई जरूरत नहीं है, तुम पीछे मुड़ जाओ, मैं यही चेंज कर लेती हूँ। और हमारा एमसी शर्माते हुए बोलता है कि ठीक है। और हम देखते हैं कि पता नहीं हम सब ये क्यों देख रहे हैं, पर हमारी क्वीन नहान ड्रेस चेंज करने लगती है और कपड़ों को उतरने की आवाज से हमारा एमसी और भी ज्यादा लाल हो रहा होता है। और थोड़ी देर बाद हमारी क्वीन नहान उस ड्रेस को पहन के रेडी हो जाती है और वो कहती है कि अब तुम पीछे मुड़ सकते हो। और उस ड्रेस को पहनने के बाद हमारी क्वीन नहान हमारे एमसी को थैंक यू बोलती है और वो कहती है कि मैं इतना ज्यादा रो चुकी हूँ कि अब मुझे अब थोड़ा कम नर्वस फील हो रहा है। और हमारा एमसी कहता है कि जल्दी करो और परफॉर्मेंस अच्छे से देना। और जिसपे हमारी क्वीन नहान ठीक है कहती है। और तभी हमारी क्वीन नहान का और चूशिंग के नाम का अनाउंसमेंट होता है परफॉर्मेंस के लिए। और हम देते हैं कि ये दोनों लड़की अपने परफॉर्मेंस से स्टेज पे आग लगा देती हैं और पूरी ऑडियंस पागल हो रही थी। और सारे परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद आखिर में विनर का अनाउंसमेंट किया जाता है, पर पूरे ऑडियंस की जबान पे तो पहले से विनर्स का नाम था। और हम देखते हैं कि इस कंपटीशन के विनर्स होते हैं हमारे दोनों ब्यूटीज क्वीन नहान और चूशिंग। और ऑडियंस में ये सब देख के हमारा एमसी भी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। और इधर हम देखते हैं कि एक बंदा सोच रहा होता है कि आखिर खिड़कियों का चीर हरण किया तो किया किसने। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारे क्वीन नहान और हमारे एमसी उसी रूम को साफ कर रहे होते हैं। और हमारा एमसी सोचता है कि खिड़कियों के पर्दे तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन मैं इस रूम को साफ करके इसकी भरपाई कर दूंगा। और तभी हमारे एमसी के सामने सिस्टम विंडो पॉपअप होता है और हम देखते हैं कि सिस्टम ने हमारे एमसी को एक अनएक्सपेक्टेड बोनस दिया होता है। उसे एक बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट मिलता है जिसका नाम होता है सोशल एनिमल, जिससे ये होता है कि एक फिक्स लेवल पे हमारे एमसी की ताकत बढ़ जाएगी और वो ताकत उस पर डिपेंड करेगी उसके आसपास उसके जैसे कितने लोग हैं। और ये अनएक्सपेक्टेड बोनस हमारे एमसी को काफी पसंद आता है। सीन शिफ्ट होता है कॉरिडोर में और हम देखते हैं कि क्वीन नहान के आजू बाजू बहुत सारी लड़कियां होती हैं, क्योंकि वो सारी लड़कियां हमारी क्वीन नहान की सिंगिंग की फैन हो गई होती हैं। एक लड़की बोलती है क्या स्कूल के बाद तुम हमारे साथ कैरियोके को ज्वाइन करना चाहोगी। और दूसरी लड़की बोलती है तुम्हारे जैसा गाना मुझे भी सिखा दो। और हम देखते हैं कि इस कंपटीशन की वजह से हमारे क्वीन नहान में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और इस कॉन्फिडेंस की वजह से हमारे क्वीन नहान की मार्शल आर्ट स्किल्स भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती हैं। समय आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि हमारा एमसी एक और चैंपियनशिप जीत जाता है। सभी लोग, उसके टीचर, उसके दोस्त, उसके फैमिली, सभी लोग बहुत ही खुश थे हमारे एमसी से। और ये ट्रॉफी बहुत ही ज्यादा खास थी क्योंकि लगभग 5 साल बाद इस शंघाई हाई स्कूल को उनकी खुद की ट्रॉफी मिली थी, जिसका एकमात्र रीजन होता है हमारा एमसी। आगे हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने इस कंपटीशन के अलावा और भी बहुत सारे कंपटीशन और ट्रॉफीज जीती होती हैं। और आगे चल के हमारा एमसी एक स्पॉन्सरशिप भी करता है एक मार्शल आर्ट हॉल का, जिसको ओन करते थे हमारे हियू के फैमिली। आगे हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने नॉवल से और मार्शल आर्ट कंपटीशन से लगभग 900,000 येन कमा लिए होते हैं। और हमारा एमसी सोचता है कि नेक्स्ट बीस्ट मीट के कोडेक्स को अनलॉक के लिए इतने पैसे काफी होंगे। और अगले सीन में वो शॉप लेडी हमारे एमसी को वो बीस्ट मीट डिलीवर भी कर देती है। और इस बार उस शॉप लेडी ने स्टील्थ लिजर्ड के मीट को सेलेक्ट किया था और ये लिजर्ड जाना जाता है अपनी कमाल की स्ट्रेंथ के लिए। बिना किसी देरी के हमारे एमसी उस मीट को छूता है और उस मीट के पूरे पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। सिस्टम पॉपअप होता है और उसे बताया जाता है कि उसने स्टील्थ लिजर्ड के पूरे एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया है और जिसकी वजह से उसे एक बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट मिलता है जिसका नाम होता है नेचुरल कैमोफ्लेज। और इससे ये होता है कि अब हमारा एमसी अपने वाइटैलिटी को कम करके अपने प्रेजेंस को छुपा सकता है और साथ ही साथ वो अपने बायोलॉजिकल लेवल को भी छुपा सकता है। और हमारा एमसी सोचता है कि ये दोनों एट्रीब्यूट तो कमाल के हैं, अब मैं अपने वाइटैलिटी को कम करके अपने एनिमीज पे अचानक से भी हमला कर सकता हूँ और अपने बायोलॉजिकल लेवल को छुपा के कमजोर की तरह नाटक भी कर सकता हूँ। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और आगे हम देखते हैं कि हमारा एमसी मार्केट निकल चुका है केक लेने के लिए, जो कि उसके मॉम ने बोला था। और तभी हमारा एमसी कुछ ऑफिसर्स की आवाज सुनता है और हम देखते हैं कि 2 हट्टे कट्टे ऑफिसर्स एक लेडी को ले जा रहे होते हैं जिसके हाथ में हैंडकफ्स होते हैं। और हम देखते हैं कि उन्हीं सारे ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर जैंग होता है जो कि हमारे एमसी का सीनियर होता है। दोनों मिलते हैं और हमारा एमसी जैंग के पैरों को नोटिस
कोशिश करता है। जैंग बताता है कि हाई स्कूल के टाइम वो बहुत ज्यादा तेजी से मोटरसाइकिल चलाता था और एक दिन उसका बहुत ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसके दोनों पैर बहुत ही ज्यादा घायल हो गए। पर किस्मत से मैंने एक साइबरेटिक एनहांसमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया जिसका नाम था मेका गॉड, जिसकी वजह से मैं एक डिसेबल्ड से एक साइबोर्ग बन गया। और ये सब सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि पर वो लेडी कौन है, और जी बोलता है कि रैट गॉड के बचे हुए 9 फॉलोअर्स में से ये एकलौती फीमेल फॉलोवर है। और इतना कहते ही जैंग के सीनियर्स उसे बुलाने लगते हैं और जैंग बोलते हैं कि अच्छा मैं चलता हूँ, फिर किसी दिन बात करेंगे। और हमारा एमसी जैंग को बाय बोलता है। हमारे एमसी सोचते हैं कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने इतने वक्त से रैट गॉड के बच्चे कुछ लोगों को ढूंढने में लगा दिया पर उन्हें कोई भी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन मेका गॉड के ग्रुप ने इनमें से एक को पकड़ भी लिया। लगता है मेका गॉड के ग्रुप के लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और तभी हमारे एमसी को उसकी मॉम का फोन आ जाता है और वो कहती है क्या तुमने केक खरीद लिया, तुम आखिर घर कब पहुंच रहे हो। और हमारा एमसी बोलता है कि हाँ मैं रास्ते में आ रहा हूँ। और हमारे एमसी की मॉम बोलती है कि रोड पे ध्यान से आना। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि हमारे एमसी और हमारे क्यून हान के बर्थडे में बस एक ही दिन का गैप है, तो इसलिए इन दोनों की फैमिली उन दोनों को बर्थडे को एक ही दिन पे बनाती है। और इस बर्थडे के साथ हमारे एमसी और क्यून हान दोनों 18 साल के हो जाते हैं और हमारा हैंडसम बॉय और हमारी प्रीटी गर्ल एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। इससे पहले ये दोनों गिफ्ट एक्सचेंज करते हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ भूकंप आने लगता है और हमारे एमसी सोचता है कि अर्थक्वेक कुछ तो गड़बड़ है। और तुरंत हमें शंघाई सिटी के नीचे का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है रैट मॉन्स्टर्स के एक बहुत बड़े ग्रुप को। थोड़ी देर बाद अर्थक्वेक शांत होता है और हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि और न्यूज में बताते हैं कि 4.2 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक बिल्कुल ही नॉर्मल था अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट अथॉरिटीज। न्यूज में ये बताते हैं कि शंघाई सिटी किसी भी टेक्टोनिक प्लेट के बाउंड्री के बगल में नहीं है, तो किसी भी बड़े अर्थक्वेक के आने की संभावना कम है, तो कृपया सभी लोग पैनिक ना हो। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपना डिनर बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लेता है और अपने मॉम डैड को बाय बोल के स्कूल के लिए निकल जाता है। और हमारे एमसी की मॉम बोलती है कि ध्यान से जाना। और हम देखते हैं कि बाहर हमारी क्यून हमारे एमसी के लिए वेट कर रही होती है ताकि ये दोनों साथ में स्कूल जा सके। और रास्ते में हमारे क्यून हमारे एमसी से बोलती है कि जैसा कि हमने अपना 18th बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है तो अब हम ऑफिशियली एडल्ट्स बन चुके हैं। और हमारा एमसी बोलता है कि हाँ और कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम भी आने वाले हैं। और हमारी क्यून बोलती है कि हाँ बस मैं इसी के बारे में सोच के नर्वस हो रही हूँ। समय आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने इतना पैसा जुटा लिया होता है कि वो वॉइड ईल के कोडेक्स को पूरी तरह से अनलॉक कर सके। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी ऐसा कर भी लेता है। और ऐसा करने के बाद हमारे एमसी को मिलता है बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट डेंजर सेंस। और इससे ये होता है कि अब हमारे एमसी कुछ रेंज तक दुश्मनों की दुश्मनी या फिर खतरा को सेंस कर लेगा। और अब हमारे एमसी दूसरे क्रीचर्स का प्रेशर भी महसूस कर सकता है, जिससे अब हमारे एमसी उन क्रीचर्स का बायोलॉजिकल लेवल भी पता कर सकता है। और हमारा एमसी सोचता है कि अच्छा अब मैं अचानक से होने वाले खतरों को भी रोक सकता हूँ। और इस एट्रीब्यूट को चेक करने के लिए हमारा एमसी मॉल पहुंच जाता है और हमारा एमसी देखता है कि सारे लोगों के बायोलॉजिकल लेवल उसे आसानी से दिख रहे होते हैं। और हमारा एमसी सोचता है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ये सभी लोग अभी बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी लेवल पे हैं। और इसके बाद हमारा एमसी सोचता है कि अब कौन से मॉन्स्टर का कोडेक्स अनलॉक करूं। और हमारे एमसी की नजर पड़ती है अनडेड स्लज के मीट पर। और हमारा एमसी सोचता है शायद इसे ऑब्जर्व करने के बाद मुझे रीजनरेशन की एबिलिटी मिल जाए, पर वो देखता है कि इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई होता है। मैनोस्क्रिप्ट लिखने के पूरे महीने को सैलरी को भी लगा दिया जाए तब भी ये काफी नहीं होगा। और हमारा एमसी सोचता है कि एंट्रेंस एग्जाम के बाद अपनी इनकम बढ़ाने का मुझे कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन नैनजिन सिटी में और हमें मिनिस्टर ऑफिस दिखाया जाता है। और हमें एक सुंदर सी लेडी दिखाई जाती है जिनके सर पे पिंक कलर के बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हॉर्न्स थे और इनका नाम युआन होता है। और ये लेडी शंघाई यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट होती हैं और नैनजिन सिटी के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी होती हैं। वो कहते हैं कि इस साल नैनजिन प्रोविंस के सारे शहरों की एकेडमिक परफॉर्मेंस तकरीबन पिछले साल जैसी ही थी। क्वांगजो सिटी अभी भी सबसे आगे है और उसके पीछे है च्वांगहो, नैंगवान और शंघाई और सबसे नीचे हाई युआन सिटी है। और एक बंदा प्रिंसिपल युआन को पूरे प्रोविंस का अभी करंट का एजुकेशन स्टेटस दिखा रहा होता है। प्रिंसिपल युआन बोलती हैं समझ गए, अच्छा काम किया। और तभी वो बंदा सोर्स साइड 36 के सिचुएशन के बारे में पूछता है और प्रिंसिपल युआन बोलते हैं कि अभी उसकी हालत ठीक है, वरना मेरे पास टाइम ही ना होता इन सारे एग्जाम्स को जांच करने का। और ये सब सुन के उस बंदे को थोड़ा रिलीफ मिलता है और वो सोचता है कि अगर सब कुछ ठीक ना हुआ होता तो पूरे प्रोविंस को बहुत बड़े खतरे से जूझना पड़ता। और टीचर युआन उस बंदे को बोलती है कि अब तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं, अब तुम अपने काम पे जा सकते हो। और वो बंदा ठीक है बोलता है और वो बोलता है कि काम आने पे आप मुझे कभी भी बुला सकती हैं। हम देखते हैं कि वो बंदा डोर बंद करके चला जाता है। और तब टीचर युआन सोचती हैं कि समय का पता ही नहीं चला, पर काफी साल से मैंने अपना कोई स्टूडेंट नहीं बनाया। और ये बोलते वो बाहर के नजारे को देखने लगती हैं और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट हमें बताया जाता है कि मार्शल आर्ट कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पूरे 9 दिनों तक चलता है। डे 1 में बच्चों का थ्योरेटिकल नॉलेज टेस्ट किया जाता है और दोपहर में फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होता
होता है। डे 2 से डे 8 तक लेके एक हफ्ते का कॉम्बैट असाइनमेंट होता है जिसमें सभी मार्शल आर्ट कैंडिडेट को एक जंगल में छोड़ दिया जाता है वाइल्डरनेस सर्वाइवल के लिए। और डे 9 पे ये चेक किया जाता है कि कौन कंपेटेबल है जीन फ्यूजन और मैकेनिकल मॉडिफिकेशन के लिए। आज होता है जून 7 इस मार्शल आर्ट एंट्रेंस एग्जाम का डे 1। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे एमसी और क्यूनहान को। और क्यूनहान हमारे एमसी के बाजू को खींचती है और बोलती कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। वो कहती है क्या होगा अगर मैं एग्जाम के बीच में ही गीली हो जाऊं। और तभी हमारा एमसी क्यूनहान को अपने नजदीक खींचता है और बोलता है कि बिल्कुल भी मत घबराओ। और वो क्यूनहान के पास आके बोलता है तुम्हारे पास कमाल की थ्योरेटिकल नॉलेज है और तुमने डायपर भी पहना है तो अपना पूरा फोकस एग्जाम पे रखो। और हमारी क्यूनहान बोलती कि मैं अपना बेस्ट दूंगी और तुम भी अपना बेस्ट देना। हमारा एमसी बोलता है कि हाँ हम दोनों ही अपना बेस्ट देंगे। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हमारा एमसी थ्योरेटिकल एग्जाम देना शुरू करता है। और ये थ्योरेटिकल एग्जाम हमारे एमसी का थोड़ी देर में खत्म भी हो जाता है। और हमारा एमसी सोचता है कि एग्जाम के खत्म होने में तो अभी काफी टाइम है, तब तक मैं अपने नॉवल के लिए थोड़े आइडियाज सोच लेता हूँ। एग्जाम खत्म होने के बाद कॉरिडोर में हमारा एमसी क्यूनहान को देखता है जो कि बहुत ज्यादा उदास लग रही थी। और हमारा एमसी सोचता है क्या क्यूनहान का एग्जाम अच्छा नहीं गया। हमारा एमसी क्यूनहान के पास जाता है और बोलता है कि हम मार्शल आर्ट क्लास में हैं, हमें बस रिटन टेस्ट पास करना होता है, हमें टॉप करने की जरूरत नहीं होती है। और हमारी क्यूनहान हमारे एमसी से बोलती है कि मैंने अपना टेस्ट बहुत ही अच्छा दिया, मुझे कंफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे एमसी पूछता है तो तुम उदास क्यों हो। और तभी हमारी क्यूनहान बोलती है कि पीशाब तुम इधर ही रुकना, मैं अभी वॉशरूम यूज करके आती हूँ। और हमारे एमसी बोलता है कि जल्दी आना, फिटनेस टेस्ट स्टार्ट ही होने वाला है। फिटनेस टेस्ट स्टार्ट होता है और हमारे एमसी की बारी आती है। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी 950 किलो का डंबल अपने सिंगल हैंड से उठा के छोड़ देता है। और हमारी एमसी की परफॉर्मेंस देख के सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा शॉक में होते हैं। कोई बोलता है ये तो कमाल है, तो कोई बोलता है कि इतना ही नहीं, इसने 100 मीटर की रेस को बस 5.1 सेकंड्स में ही पूरा कर दिया। और दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि ये वर्टिकल जंप भी 4.9 मीटर तक कर सकता है, ये सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और आगे हमारे एमसी हमारे क्यूनहान से उसका रिजल्ट पूछता है। और हमारी क्यूनहान बताती कि उसने 100 मीटर का रेस 9.3 सेकंड में पूरा कर लिया, वर्टिकल जंप उसने 1.6 मीटर का किया और उसने अपने सिंगल हैंड से लगभग 125 केजीज का डंबल उठाया। और हमारी क्यूनहान हमारे एमसी से बोलती है कि तुम्हारे रिजल्ट के सामने मेरे रिजल्ट तो कुछ भी नहीं है। और हमारा एमसी क्यूनहान से बोलता है कि तुम ऑलरेडी सारी लड़कियों में से टॉप पे हो। और ये सुन के हमारी क्यूनहान थोड़ी सी खुश होती है। और तभी हियू वहाँ आ जाता है और वो हमारे क्यूनहान और एमसी से बोलता है कि रिटर्न टेस्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। और हियू बताता है कि वैंग शूजी और लू गैंग को लगभग 80 मिले हैं और उसे भी लगभग 80 ही मिले। और वो हमारे एमसी से उसका स्कोर पूछता है। और इधर हमारी क्यूनहान भी अपना स्कोर चेक कर रही होती है और हम देखते हैं कि हमारे क्यूनहान को 82 मिलते हैं। और ये सुन के हियू बोलता है कि वाह तुम्हें तो मुझसे ज्यादा मिले हैं। और ये दोनों क्यूरियस होकर हमारे एमसी की तरफ देखने लगते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आया। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी को पूरे 100 पॉइंट्स मिलते हैं। और ये देख के हमारी क्यूनहान हमारे एमसी को ऑसम बोलती है। और ये देख के हियू सोचता है कि ये इंसान अभी भी टॉप मॉन्स्टर है। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारी क्यूनहान हमारे एमसी से बोलती है कि एक हफ्ते वाला कॉम्बैट टेस्ट कल से स्टार्ट होने वाला है, पता नहीं वो फॉरेस्ट एरिया कैसा दिखता होगा। और हमारा एमसी बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और हमारी क्यूनहान इस पे हम करती है और बोलती कि मैं हमेशा तुम्हारे बगल में ही रहूंगी। और ये सीन यहीं पे कट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक क्रो मास्क वाले इंसान को दिखाया जाता है। वो क्रो मास्क वाले इंसान बोलता है कि कल से लाइव कॉम्बैट टेस्ट शुरू है, अपनी सेफ्टी ऑफिसर वाले आइडेंटिटी का ठीक से इस्तेमाल करना और उन 10 जीनियस को कंट्रोल करने में हमारी मदद करना। और वो क्रो मास्क वाला बंदा इस बंदे को एक बॉक्स देता है जिसमें 10 डीमन सीड्स होते हैं और वो बोलता है कि ये तुम्हें इंस्टेंटली बूस्ट देंगे। और वो मास्क वाला इंसान बोलता है कि अगर तुमने इस काम को ठीक तरह से पूरा कर दिया तो मैं हायर अपर्स को तुम्हारा नाम रेकमेंड करूंगा और तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल मेंबर बनवा दूंगा। और वो लड़का बोलता है कि ऑफिशियल मेंबर बनना मेरा गोल नहीं है, अभी के लिए तो मुझे एक म्यूटेटेड फ्रूट चाहिए। वो मास्क वाला बंदा बोलता है कि तुम छोटी सोच रख रहे हो, एक म्यूटेटेड फ्रूट शायद तुम्हें ऑर्डिनरी टीयर 7 तक इवॉल्व कर सके, लेकिन अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो तो तुम्हें एक हाई लेवल लाइफ फॉर्म में इवॉल्व होने का मौका मिलेगा। और वो लड़का बोलता है तुम शायद ठीक कह रहे हो, पहले एक ऑफिशियल मेंबर बन जाना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें बहुत ही बड़ा और घना जंगल दिखाया जाता है क्योंकि आज एंट्रेंस एग्जाम का दूसरा दिन होता है। और हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग हमारे क्वीनहान और हमारे एमसी उस जंगल में पहुंच जाते हैं। और बस में अनाउंसमेंट होती है कि हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और सभी लोग उतरने के लिए तैयार रहिए। हम देखते हैं कि हमारी क्वीनहान हमारे एमसी के कंधे पे सो रही होती है और अनाउंसमेंट सुनने के बाद हमारा एमसी हमारी क्वीनहान को जगाता है। हम देखते हैं कि हमारी क्वीनहान अभी पूरी तरह से जागी नहीं होती है और वो पूछती है क्या हम लोग पहुंच गए। और हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट बस से उतरने लगते हैं और फिर से अनाउंसमेंट होता है कि जिन स्टूडेंट्स को एंट्रेंस नंबर 9 मिला है वो सभी लोग यहाँ उतर जाएं और असेंबली पॉइंट की तरफ बढ़ें। और उतरने के बाद सारे स्टूडेंट्स को एक टास्क दिया जाता है। टीचर कहती है कि पूरे जंगल में बहुत सारे स्कोर टोकन रखे गए हैं और हर टोकन पे उसकी वैल्यू लिखी है और ये सारे टोकन्स बहुत ज्यादा खतरनाक जगहों पे रखे गए हैं। और ये सारे टोकन्स कहीं पे हो सकते हैं, पेड़ों पे हो सकते हैं, पहाड़ों पे हो सकते हैं, वाइल्ड एनिमल या फिर म्यूटेंट बीस्ट
बीस्ट के डेड बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं। टीचर कहते हैं कि हर एक वाइल्ड एनिमल और म्यूटेंट बीस्ट पर सेफ्टी ऑफिसर की नजर है। अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो आप हेल्प बुला सकते हैं, लेकिन ये बात भी याद रखिएगा कि हेल्प बुलाने के तुरंत बाद ही आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और टीचर बताती हैं कि जंगल के गहराइयों में बहुत सारे म्यूटेंट बीस्ट हैं, जो कि एक जिन यूजर के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि अपने लिमिट के बाहर के बीस्ट को ना छेड़ें। वो कहते हैं कि एक्चुअल कॉम्बैट असाइनमेंट का फाइनल स्कोर सिर्फ इंडिविजुअल पॉइंट पर ही नहीं बल्कि रियल टाइम कैमरा फुटेज से भी जज किया जाएगा। ग्रेड्स इस बात पे डिपेंड करेंगे कि उस टाइम आपने कैसा परफॉर्म किया। टीचर बताती कि यहाँ 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स है, लेकिन पॉइंट सिर्फ 50,000 ही हैं। इसका मतलब ये है कि आधे से ज्यादा लोग 0 स्कोर करेंगे। और ये बात भी याद रखिएगा कि एक्चुअल कॉम्बैट असाइनमेंट कॉपरेशन और कॉम्पिटिशन दोनों पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये है कि आप चाहे तो अपना पॉइंट दूसरों को शेयर कर सकते हैं या फिर उनसे छीन भी सकते हैं। और इसके तुरंत बाद टीचर अनाउंस करती है कि सारे स्टूडेंट्स तैयार हो जाएं एग्जाम के लिए। और हम देखते हैं कि कुछ लोग तो अपना टीम बनाना भी शुरू कर देते हैं। और उनमें से एक मोटा और अमीर लड़का बोलता है कि मेरे डैड मेका डीटी ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर हैं। जो कोई भी मुझे अपनी टीम में लेगा एग्जाम के बाद मैं उसे बहुत ही तगड़ा रकम पे करूंगा। और ये सुन के चोंगजू स्कूल का टॉप स्टूडेंट अपना हाथ उठाता है और वो कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और हम इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। और ये सब सुनते ही टीचर उस मोटे लड़के के सर पर पेपर से मारती हैं। वो कहते हैं कि फर्स्ट वार्निंग, इस तरह ओपन टीम बनाना मना है। और मार पड़ते ही वो मोटा लड़का सॉरी बोल देता है। इधर हम देखते हैं कि हमारे एमसी और कुन्नान एक जगह बैठे होते हैं, तभी उनके पास बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं और सारी लड़कियां हमारे एमसी से बोलती हैं कि तुम तो इतने स्ट्रांग है, क्या तुम हमारी मदद करोगे? और हमारा एमसी बिना किसी मोह माया के ना बोल देता है। और ये सुन के कुछ लड़कियां उदास और खफा हो जाती हैं। वो बोलती हैं तुम ऐसे क्यों हो? और तभी हमारे एमसी के पास एक लड़का आता है और वो लड़का हमारे एमसी को स्नैक्स खाते हुए देखता है और बोलता है कि मैं भी भूखा हूँ, क्या मुझे भी थोड़ा मिलेगा? मैं इसके लिए तुम्हें पैसे पे कर सकता हूँ। और हमारा एमसी बोलता है कि पैसे की कोई जरूरत नहीं, ये लो। और वो लड़का बोलता है कि मैं कोई भी चीज फ्री में नहीं लेता, तो कैसा होगा अगर मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन कर लूं? मेरा नाम होंग जोंग पिन है और मैं क्वीन जिन हाई स्कूल का रॉकेट क्लास का नंबर 1 स्टूडेंट हूँ। और हमारा एमसी बोलता है कि ऑफर के लिए थैंक्स, लेकिन कोई जरूरत नहीं। और हम देखते हैं कि ये लड़का बहुत ही आराम से हमारे एमसी को खाने के लिए थैंक्स बोल के वहाँ से चला जाता है। और ये सब देख के हमारी क्वीन बोलती है कि ये लड़का कितना अजीब है, यहाँ इतने सारे फूड स्टॉल होने के बावजूद भी ये लड़का हमसे खाना मांग रहा है। और तभी हमारा एमसी क्वीन को छेड़ते हुए बोलता है कि वो यहाँ खाने के लिए नहीं आया था, वो यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की से बात करने आया था। और जिससे हमारी क्वीन बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो कहती है क्या इसका मतलब वो मुझ पे लाइन मारने आया था? और बात को टालते हुए हमारा एमसी बोलता है कि टाइम हो चुका है, हमें प्रिपेयर होना चाहिए, सब लोग निकल चुके हैं। और हमारे एमसी का स्ट्रैटेजी ये होता है कि क्वीन को घना फॉरेस्ट देख के डर ना लग जाए, इसलिए वो फॉरेस्ट के अंदर नहीं जाएंगे। वो पहले फॉरेस्ट के कॉर्नर्स पे ही टोकन्स को ढूंढेंगे। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी तुरंत स्काई आई को यूज करता है और वो कुछ ही सेकंड्स में ही फॉरेस्ट के बहुत बड़े एरिया को स्कैन कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि टोकन्स कहाँ कहाँ हैं। हमारा एमसी क्वीन को बोलता है कि वो देखो पेड़ के ऊपर एक टोकन है। तुरंत हमारी क्वीन पेड़ पे चढ़ती है और उस टोकन को हासिल कर लेती है। और ऐसा करते करते हमारे एमसी और क्वीन बहुत सारे टोकन्स को इकट्ठा कर लेते हैं और खुशी में हमारी क्वीन हमारे एमसी से चिपक जाती है। वो कहती है तुम कमाल के हो, तुमने इतने सारे टोकन्स को कैसे स्पॉट कर लिया? और तभी कोई बोलता है कि व्हाट ए कोइंसिडेंस। और हम देखते हैं कि ये होंग होता है और वो कहता है कि अरे वाह, हम फिर से मिल गए। और वो लड़का कहता है कि मैंने पहले ही 28 पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए हैं और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो किसी का बकाया नहीं रखता। और होंग हमारे क्वीन की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये इतनी क्यूट है कि इसके साथ तो जान पहचान बढ़ाना ही होगा। और वो लड़का कहता है कि चलो हम तीनों मिलकर टीम बना लेते हैं और आखिर में सारे टोकन्स को तीनों में बराबर बांट लेंगे। और हमारा एमसी बोलता है कि टीम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर सच में तुम हमारा एहसान चुकाना चाहते हो तो सारे टोकन्स हमें दे दो। और ऐसा सुनते ही वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि भाई तूने अभी बहुत बड़ी गलती कर दी, तूने गलत बंदे से पंगा ले लिया। और हमारा एमसी बोलता है कि मैंने नहीं, तूने गलत बंदे से पंगा ले लिया। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी के एक नॉर्मल पंच से ही इस लड़के की सारी हीरोपंथी निकल जाती है और हमारे एमसी और क्वीन उसके सारे टोकन्स लेके उसे थैंक्स बोल के वहां से निकल जाते हैं। और उसकी हालत देख के हमारी क्वीन बोलती है कि क्या वो ठीक होगा ना? और हमारा एमसी बोलता है कि टेंशन मत लो, मैंने उसे हल्का ही मारा था। और इसके बाद हमारे एमसी क्वीन की मदद करना जारी रखता है टोकन्स खोजने में। और हमारा एमसी क्वीन को ये भी सिखाता है कि एक सिंपल बैम्बू को वेपन की तरह कैसे यूज करते हैं बोर को हंट करने के लिए। और हमारा एमसी क्वीन को बोलता है कि अटैक करने से पहले निशाना लगा लेना चाहिए और हमला सही जगह सही टाइम पे और बहुत जोर से करना है। बोर हंट के बाद ये दोनों बहुत सारे फ्रूट्स भी तोड़ते हैं और हम देखते हैं कि ये दोनों मिलकर कई सारे ओदुओं को सबक भी सिखाते हैं। और हम देखते हैं कि जब ये दोनों थक जाते हैं तो एक दूसरे का सहारा लेकर रेस्ट भी करते हैं और काफी देर तक ये दोनों एक दूसरे के साथ सुकून के पल बिताते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों चलते चलते फॉरेस्ट के बीच में आ चुके होते हैं जहाँ से म्यूटेंट बीस्ट का जोन शुरू होता है। और फॉरेस्ट के अंदर जाते ही ये दोनों बहुत सारे खून के धब्बे देखते
हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े, जिसे देख के हमारी क्यूनहान बोलती है कि लगता हम लोग लेट हो गए, लगता है सारे म्यूटेंट बीस्ट यहाँ से चले गए। और इस पे हमारी क्यूनहान थोड़ी दुखी भी हो जाती है। वो कहती अगर हम थोड़ा पहले आते तो तुम्हें एक म्यूटेंट बीस्ट मारने का खिताब भी मिल जाता। और हमारे एमसी क्यूनहान से बोलता है कि इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो टाइटल इतना भी खास होता, चलो तो फिर पीछे चलते हैं। और हमारा एमसी अपने मन ही मन में सोचता है कि यहाँ बहुत सारे कैमरास और सिक्योरिटी से अगर मैं किसी बीस्ट को मार भी देता तो उसके पावर्स को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, इससे बढ़िया तो यही होगा कि मैं क्यूनहान को सर्वाइवल स्किल सिखा दूं। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। और नेक्स्ट हमें बताया जाता है कि मेन मुकाबले से पहले सारे स्टूडेंट्स का एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता है। और हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स बस में बैठ के पहुंच जाते हैं एक आइलैंड पे जहाँ होता है जीन रिसर्च इंस्टीट्यूट। बस से उतरते ही सारे स्टूडेंट्स को लाइन में लगने का ऑर्डर मिलता है। और हम देखते हैं कि बारी बारी करके सारे स्टूडेंट्स का ब्लड सैंपल लिया जा रहा था। और हमारी क्यूनहान एक ब्लू कलर के लिक्विड को देखती है और वो हमारे एमसी से पूछती है क्या ये एक री एजेंट है जो कि हमारे कॉम्पैटिबिलिटी को टेस्ट करेगा। और हमारा एमसी बोलता है कि तुमने सही कहा, ये फ्लो क्लाउड जेलीफिश के री एजेंट्स हैं। और फ्लो क्लाउड म्यूटेंट बीस्ट एक ऐसी एब्रियंट बीस्ट है जिसके साथ फ्यूज होने में ज्यादातर इंसानों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि इसका री एजेंट हमारे ह्यूमन ब्लड के साथ बहुत ही आराम से केमिकल फ्यूजन कर लेता है। और इसी इजी केमिकल रिएक्शन की वजह से ये एक री एजेंट की तरह यूज होता है। और कॉम्पैटिबिलिटी को टेस्ट करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। पहले स्टूडेंट का फ्रेश ब्लड निकाला जाता है, उसके बाद उस ब्लड को फ्लो क्लाउड जेलीफिश के री एजेंट के साथ मिलाया जाता है जो कि एक केमिकल रिएक्शन को ट्रिगर करता है। और इस केमिकल रिएक्शन की इंटेंसिटी ही डिसाइड करती है कि आप केपेबल है कि नहीं एक जीन फ्यूजर बनने के लिए। और इधर हमारा ह्यू सोच रहा होता है कि अच्छा होगा कि अगर मैं इस टेस्ट में पास हो जाऊं, क्योंकि मुझे मैकेनिकल मॉडिफिकेशन टेस्ट नहीं देना है। और हम देखते हैं कि चू शिंग भी इस बात से एग्री करती है। वो कहती है कि मैकेनिकल मॉडिफिकेशन के टाइम डायरेक्ट ही एलॉयज हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिए जाते हैं। और इंसर्ट करते टाइम जितना दर्द होता है उसके सामने चाइल्ड बर्थ के टाइम होने वाला दर्द कुछ भी नहीं। और हम देखते हैं कि ह्यू और चू शिंग गॉड से प्रे करने लगते हैं। वो मनाने लगते हैं कि प्लीज भगवान में पास हो जाऊं, प्लीज भगवान में पास हो जाऊं। और हम देखते हैं कि अब बारी होती है हमारी क्यूनहान की। टेस्ट के देने के बाद हमारा एमसी बताता है कि रिजल्ट लगभग 1 घंटे में आएंगे। थोड़ी देर बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि एक लड़के को 8% आया होता है और वो बहुत ही खुश होता है कि अब वो जीन फ्यूजर बन सकता है। और हम देखते हैं कि मिनिमम परसेंटेज एक जीन फ्यूजर बनने का होता है 4%। अगर किसी का रिजल्ट 4% से नीचे आया है इसका मतलब वो जीन फ्यूजर नहीं बन सकता है। 6% को पासिंग मार्क बोला जा रहा था और 8% को एक्सीलेंट। और अगर आप 10% के बेंच मार्क को क्रॉस कर लेते हैं तो आपको मौका मिलेगा क्योटो और शंघाई यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, जो कि टॉप 2 यूनिवर्सिटीज हैं जीन फ्यूजन के मामले में। और हमारा एमसी सोचता है कि मुझे अभी भी याद है उस क्योटो प्रोडिजी का लगभग स्कोर 16% था और जैसे कि मैं उससे ज्यादा स्ट्रांग हूँ तो मेरा परसेंटेज कम से कम 20 तो होना ही चाहिए। इधर हम देखते हैं कि रिजल्ट के बारे में सोच सोच के हमारी क्यूनहान बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही होती है। और हमारा एमसी बोलता है कोई बात नहीं, ऐसे समय पे नर्वस फील करना बहुत ही नॉर्मल है। और हमारा एमसी सोचता है कि अगर क्यूनहान का स्कोर बहुत ही लो हुआ तो आगे के सफर में हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। और तभी हमारे एमसी और क्यूनहान को चू शिंग के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं चू शिंग को 10% मिलता है और अब वो क्वालिफाई हो चुकी होती है टॉप 2 यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए। और चू शिंग बोलती है कि मैंने तो एक्सपेक्ट किया ही था मुझे 10% मिलेंगे। और इधर हम ह्यू का रिजल्ट भी देखते हैं। वो बोलता है कि बस 11%, मैंने तो 12-13 एक्सपेक्ट किया था। और हमारा एमसी बोलता है कि ये लो इन दोनों का रिजल्ट भी आ गया, चलो एक बार चेक कर लेते हैं, शायद हमारा रिजल्ट भी आ गया होगा। और हमारी क्यूनहान बोलती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम पहले अपना रिजल्ट चेक करो और फिर मेरा रिजल्ट चेक करने में मेरी मदद करना। और हमारा एमसी बोलता है ठीक है, पहले मैं अपना रिजल्ट चेक करता हूँ। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी को 15% मिलता है। और ये सुनते ही हमारी क्यूनहान हमारे एमसी को गले लगा लेती है। वो कहती है इस स्कोर के साथ तो तुम आजू बाजू के सारी यूनिवर्सिटीज में टॉप कर सकते हो। और हमारा एमसी सोचता है कि बस 15%, ये तो उस क्योटो प्रोडिजी से कम है। और हमारा एमसी सोचता है कि लगता है फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कंपैटिबिलिटी को टेस्ट करते हैं। और हमारा एमसी बोलता है कि अब तुम्हारी बारी। और हमारी क्यूनहान बहुत ज्यादा घबराते हुए बोलती है ठीक है। और चू शिंग हमारी क्यूनहान को थोड़ा समझाते हुए बोलती है कि क्लास में मैं सबसे ज्यादा वीक हूँ, मैंने ही 10% स्कोर किया तो तुम तो अच्छा स्कोर करोगी ही। और जिस पे हमारी क्यूनहान हम करती है। और तभी हमारा एमसी कुछ ऐसा देख लेता है कि उसके होश उड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि सरप्राइजिंगली हमारी क्यूनहान को 21% मिले हुए होते हैं। और इसी शॉकिंग मोड पे ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट हमें नायंगाई के एजुकेशनल हेडक्वार्टर बिल्डिंग को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि मीटिंग रूम को जिसमें हमारी वाइस प्रेसिडेंट युआन होती हैं और जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे एमसी की प्रिंसिपल भी होती हैं। वाइस प्रेसिडेंट युआन बोलती हैं कि जीन फ्यूजन के कंपैटिबिलिटी रिजल्ट आ चुके हैं तो सभी लोग एक बार उन्हें गौर से देखें। हम देखते हैं प्रोजेक्टर बोर्ड पे हमारे एमसी का फोटो आता है और वाइस प्रेसिडेंट युआन बोलती हैं कि किसने सोचा था कि इस साल का टॉप स्कोरर हमारे शंघाई हाई स्कूल से होगा। और हम देखते हैं कि सारे प्रिंसिपल उठ के हमारे एमसी के प्रिंसिपल के लिए तालियां बजाते हैं। और हम देखते
देखते हैं कि हमारे प्रिंसिपल मन ही मन सोच रही होती हैं कि मुझे पता था एक ना एक दिन ये लड़का मुझे प्राउड फील जरूर करवाएगा। और अभी सभी लोग हमारे एमसी के रिजल्ट देख के शॉक हुए होते हैं, तभी हमारे क्यूनहान का रिजल्ट उन सबके सामने आ जाता है। सब कहते हैं क्या 21%, ये तो किसी इंसान के लिए नामुमकिन लग रहा है। और तभी शॉक में हमारे प्रिंसिपल सोचते हैं क्या क्यूनहान हमारे एमसी की दोस्त, पावर्स के मामले में ये हमेशा तो एवरेज परफॉर्म करती थी। और तभी हमारी वाइस प्रेसिडेंट उठती हैं और वो पूछती हैं कि आखिर क्यूनहान किस तरह की स्टूडेंट है। और हमारे प्रिंसिपल वाइस प्रेसिडेंट युआन से बोलती हैं कि मुझे तो लगता है रिजल्ट्स में शायद कोई गलती हुई होगी, क्योंकि हमेशा क्यूनहान एवरेज ही परफॉर्म करती थी। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट युआन बोलते हैं कि अब कोई चारा नहीं है, मुझे ही जाके कंफर्म करना होगा। और इधर हम देखते हैं क्यूनहान का 21% रिजल्ट सुन के सारे स्टूडेंट शॉक में होते हैं। सभी कहते हैं कि रिजल्ट में कुछ ना कुछ मिस्टेक तो जरूर हुआ होगा। और इधर हमारे क्यूनहान को भी यही लग रहा होता है कि शायद उसके रिजल्ट में कुछ मिस्टेक है, पर हमारा एमसी बोलता है कि मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है ये रिजल्ट बिल्कुल ही एक्यूरेट है। वो कहता है कि तुम्हारे पास नेचुरली एक हाई वाटर एफिनिटी की पावर है। और जैसा कि हमें पता है फ्लो क्लाउड जेलीफिश भी एक वाटर में रहने वाली एब्रियंट बीस्ट है। और ये सुन के हमारी क्यूनहान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी बॉडी वाटर टाइप म्यूटेंट बीस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा कंपैटिबल है? क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं कमाल की हूँ? और हमारी क्यूनहान मन ही मन सोचती है कि शायद अब मैं एमसी के लायक बनी हूँ। और इधर हम देखते हैं कि हमारा एमसी भी हमारे क्यूनहान को मन ही मन में शाबाशी देता है। और तभी अचानक से सारे स्टूडेंट्स खिड़की की तरफ इशारा करने लगते हैं। सब कहते हैं कि आखिर ये क्या है? एक लड़का बोलता है ये तो कोई औरत है जो कि लहरों की सवारी कर रही है। देखने में तो ये औरत एक ड्रैगन मेडन लग रही है। वैसे ड्रैगन मेडन का मतलब ये होता है कि वो इंसान जिसके पास ड्रैगन की शक्तियां हो। तो कोई बोलता है कि मुझे तो लगता है ये कोई मॉन्स्टर है। तो कोई बोलता है कहीं ये औरत इस जगह को डुबाना तो नहीं चाहती। और हम देखते हैं कि टीचर युआन उतने बड़े लहर को बहुत ही आराम से कंट्रोल कर लेती हैं और बहुत ही ज्यादा स्मूथ लैंडिंग करती हैं। और हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट युआन को कई लोग पहचानते हैं और कई लोग नहीं पहचानते। जो लोग पहचानते हैं वो उन्हें बहुत ही रेस्पेक्टफुली ग्रीट करते हैं। और थोड़ी देर में सबको पता चल जाता है कि ये शांघाई यूनिवर्सिटी के वाइस प्रिंसिपल हैं। और हमें यहाँ पता चलता है कि ये 1000 ईयर ओल्ड मार्शल आर्ट फैमिली से बिलोंग करती हैं। कई लोग कहते हैं कि इनकी फैमिली ने एक बार ड्रैगन से भी जीन फ्यूजन किया था। और वाइस प्रिंसिपल युआन की खतरनाक एंट्री को देख के ही सबको पता चल जाता है कि ये एक वाटर टाइप जीन फ्यूजर है। और हम देखते हैं कि वाइस प्रिंसिपल युआन सीधा हमारे क्यूनहान के पास पहुंचती हैं और वो हमारे क्यूनहान से पूछती हैं क्या तुम्हारा नाम ही शेन क्यूनहान है? और हमारी क्यूनहान बहुत ही घबराहट में हाँ बोलती है। ये कंफर्म करने के बाद कि यही क्यूनहान है, वाइस प्रिंसिपल युआन एक साइंटिस्ट को ऑर्डर देती हैं कि क्यूनहान के ब्लड को 3 बार टेस्ट किया जाए। और जिसपे वो साइंटिस्ट यस मैम कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये चारों एक जगह बैठे हुए होते हैं और चू शिंग हमारे क्यूनहान से बोलती कि उन्होंने तुम्हारा 3 बार खून निकाला, तुम ठीक तो हो ना? और हमारी क्यूनहान बोलती कि मेरे हाथ सुन पड़ चुके हैं। और तभी एक साइंटिस्ट आके हमारे क्यूनहान को उसके साथ चलने को बोलता है, जिसपे हमारी क्यूनहान ओके बोलती है। हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट हमारे क्यूनहान को सीधा वाइस प्रिंसिपल युआन के पास ले आता है। हम देखते हैं कि हमारी क्यूनहान वाइस प्रिंसिपल युआन को एक्सक्यूज मी बोल के बुलाती है। युआन पीछे पलटती हैं और बोलती हैं कि रिजल्ट्स आ गए हैं। और ऐसा बोलते ही वाइस प्रिंसिपल युआन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती हैं कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, हमने तुम्हारे ब्लड को 3 बार टेस्ट किया और हमें तीनों बार 21% मिला। और जिसपे हमारी क्यूनहान बोलती है कि क्या सच में? और युआन बोलती है कि तो मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी अगली डिसाइपल बनो। डिसाइपल का मतलब होता है स्टूडेंट या फिर शिष्य, वो जो अपने गुरु के काम को आगे की पीढ़ी तक पहुंचाए। और ये सुन के हमारी क्यूनहान बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती क्या सच में आप मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहती हैं? और युआन बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, और अगर तुम मेरी डिसाइपल बन जाती हो तो लहरों पर सवारी करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और हमारी क्यूनहान बोलती है कि मैं इतने बड़े डिसीजन को इतनी जल्दी नहीं ले सकती, क्या मुझे थोड़ा टाइम मिल सकता है? और हमारी क्यूनहान मन ही मन सोच रही होती है कि पहले जाके मैं एमसी से इसके बारे में पूछूंगी। और वाइस प्रिंसिपल युआन बोलती है कि इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है? वो कहती है कि मेरा डिसाइपल बनने में एक भी नुकसान नहीं है, सारे के सारे फायदे ही हैं। वो कहती है कि मैं दोनों डायरेक्टर ऑफ द प्रोविंशियल एजुकेशन और वाइस प्रिंसिपल ऑफ शांघाई सिटी हूँ। और जैसा कि अब हमारे बीच में मास्टर और डिसाइपल का रिलेशन है, तो तुम्हें तुम्हारे आगे की पढ़ाई के लिए शांघाई यूनिवर्सिटी आना होगा। और प्रिंसिपल युआन हमारे क्यूनहान से बहुत ही सीरियसली बोलती है तुम्हें और कुछ कहना है? जिसपे हमारी क्यूनहान बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बोलती है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं कहना है। और टीचर युआन बोलती है बहुत बढ़िया। और वो बोलती है ये लो मेरा फोन और मुझे भी अपने वी चैट में ऐड कर दो। और हमारी क्यूनहान मन ही मन सोच रही होती है कि मैं कहाँ फंस गई। और तभी प्रिंसिपल युआन हमारे क्यूनहान से बोलती है कि एक और बात जो मैं तुम्हें बताना भूल गई कि 10 साल पहले मतलब तुम्हारे पहले मेरी एक और डिसाइपल थी, वो भी लगभग तुम्हारी एज की ही थी, मतलब वो तुम्हारी सीनियर सिस्टर हैं। प्रिंसिपल युआन हमारी क्यूनहान को उस सीनियर का फोटो भेजती हैं और वो कहती हैं कि जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुम दोनों को एक दूसरे से मिलवा दूंगी। और जैसे ही हमारी क्यूनहान उस सीनियर सिस्टर की फोटो देखती है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि
बाइजू होती है। और तभी हमारी क्यूनहान वाइस प्रिंसिपल से इस सीनियर सिस्टर का नाम पूछती हैं और वाइस प्रिंसिपल बोलती हैं लियू ज्ञानशु क्या हुआ, क्या तुम इसे पहले से जानती हो? और हमारी क्यूनहान बोलती कि जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में थी तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम बाइजू था और वो बिल्कुल इस सीनियर सिस्टर की तरह ही दिखती थी, पर थोड़े दिनों बाद ही उसका ट्रांसफर हो गया और अचानक से सीनियर सिस्टर का फोटो देख के मुझे बाइजू याद आ गई क्योंकि वो भी ऐसी ही दिखती थी, कहीं ये दोनों एक ही इंसान तो नहीं। और वाइस प्रिंसिपल बोलती है कि ये नामुमकिन है। और वाइस प्रिंसिपल हमारे क्यूनहान से बोलती है कि आज तक जितना भी मैंने जीन फ्यूजन की कंपैटिबिलिटी देखी है उनमें से सबसे ज्यादा तुम्हारी ही है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर एक फुल बॉडी एग्जामिनेशन रन करने वाली हूँ ताकि मुझे पता चल सके कहीं तुम्हारे बॉडी में कुछ स्पेशल या फिर अनयूजुअल तो नहीं। और हम देखते हैं कि वाइस प्रिंसिपल युआन हमारे क्यूनहान पे फुल बॉडी एग्जामिनेशन शुरू कर देती हैं और कुछ ही मिनट के बाद हमारी प्रिंसिपल युआन को कुछ अलग फील होता है। वो कहती है ये तो काफी अजीब है और हमारी क्यूनहान बहुत ही ज्यादा घबराते हुए पूछती है क्या हुआ, कहीं मेरे बॉडी में कुछ गड़बड़ तो नहीं? और प्रिंसिपल बोलती है कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन अनयूजुअल बात ये है कि 21% कंपैटिबिलिटी होने के बावजूद भी तुम्हारी बॉडी जरूरत से ज्यादा नॉर्मल है। और वो कहती है कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं तुम्हारे स्कोर को 21 से 16 कर दूंगी ताकि कोई भी गलत इंसान तुम्हें टारगेट ना कर पाए। और जिसपे हमारी क्यूनहान ओके बोलती है और प्रिंसिपल युआन बोलती है ठीक है, जो मैंने कहना था वो मैं कह चुकी हूँ, अब तुम घर जा सकती हो। और हमारी क्यूनहान प्रिंसिपल युआन को गुड बाय मास्टर बोल के चली जाती है। और क्यूनहान के जाने के तुरंत बाद हमारे प्रिंसिपल युआन को किसी का फोन आता है और ये फोन उनके डैड का होता है। और प्रिंसिपल युआन बोलती है कि डैड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक लड़की है जिसका स्कोर 21% है, उसे मैंने अपना डिसाइबल चूज कर लिया है। और इस पे उनके डैड वेरी गुड बोलते हैं और बोलते हैं कि अपने डिसाइबल को अच्छी तरह से ट्रेन करना। और हमारी वाइस प्रिंसिपल कहती हैं कि मैंने उनके बैकग्राउंड को भी चेक किया है, एकदम साफ है। रही बात उस लड़के एमसी की जो सेकंड रैंक पे है, ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। ये सुनकर उनके डैड बोलते हैं कि ये तो कमाल की बात है, लगता है तुम्हारे डिसाइपल्स इतिहास रचने वाले हैं। फ्यूचर में इन दोनों से हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा, मुझे तो लगता है ये दोनों हमारी सोच से भी आगे निकल जाएंगे। और ये एक बात भी ध्यान रखना कि तुम्हारे डर पैदा करने वाले डिसाइपल्स के टैलेंट्स के बारे में और किसी को भी पता ना चले। और युआन बोलते हैं कि समझ गए डैड, और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी क्यूनहान हमारे एमसी को सब कुछ बताती है और ये सब सुन के हमारा एमसी भी थोड़ा शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या अब तुम्हारा कोई मास्टर है और तुम किसी की डिसाइपल हो? और क्यूनहान हाँ बोलती है और वो बोलती है कि ये सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मुझे भी कुछ नहीं समझ में आया। और हमारा एमसी बोलते हैं कि चलो इस बात को यहीं पे भूल जाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होगा। वैसे एक पावरफुल मास्टर होना कोई बुरी बात नहीं जब तक तुम्हें उनसे कुछ खतरा ना हो। हमारा एमसी क्यूनहान से बोलता है कि अगर तुम्हें पता चले कि ये वाइस प्रिंसिपल कोई अच्छी इंसान नहीं है तो जब तुम काफी स्ट्रांग बन जाना तब ये मास्टर और डिसाइपल वाले रिलेशन को खत्म कर देना। और हम देते हैं कि हमारे एमसी की मॉम और क्यूनहान की मॉम इन दोनों का वेट कर रही होती हैं। हमारे एमसी की मॉम बोलती है कि आखिर तुम दोनों आ ही गए। और हमारे क्यूनहान की मॉम बोलती हैं कि इस रात को ऐसे नहीं बल्कि किसी बड़े रेस्टोरेंट जैसे मी सिंह रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करना चाहिए। और हमारे एमसी की मॉम बोलती हैं कि मैंने सुना है क्यूनहान ने पूरे यूनिवर्सिटी प्रोविंस में टॉप किया है, ये तो बहुत खुशी की बात है। और हमारे क्यूनहान की मॉम बोलती हैं कि चलो अच्छा हुआ, अब ये दोनों एक साथ ही यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे क्यूनहान के फर्स्ट आने पे और हमारे एमसी के सेकंड आने पे ये सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। और हम देखते हैं कि सेलिब्रेशन के बाद ये सभी लोग अपने अपने घर निकलते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें हमारे एमसी का घर दिखाया जाता है और कोई उनके मेन डोर पे नॉक करता है और हमारे एमसी की मॉम जाके तुरंत दरवाजा खोलती हैं। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारी क्यूनहान होती है। और क्यूनहान को देख के हमारे एमसी की मॉम बोलती हैं कि क्या तुम यहाँ फिर से एमसी के साथ सोने आई हो? तो आखिर क्यूनहान इतनी रात को हमारे एमसी के घर क्यों आई है और क्या वो सीनियर सिस्टर हमारी बाइजू ही थी? इन सारे सवालों का जवाब हमें आगे कहानी में मिलेगा और मुझे फील हो रहा है कि आगे कहानी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इन्फिनाइट एवोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो के पार्ट 7 में।